हाँ साहब, आपने देखा होगा, आपके दोस्त सुहेल वड़ाइच ने भी कॉलम लिख दिया 2 दिन से। मुख्तलिफ दूसरे यूट्यूबर्स भी बातें कर रहे हैं कि जनाब आसम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो अगले साल एक नया सेटअप लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आलमोस्ट छुट्टी का कोई चांस है। कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि हो सकता है कि वो ये सिस्टम ही लपेट दें, और कुछ खबरें ऐसी हैं कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में वो चाहते हैं कि ये जो ख़त्म हुई कमज़ोर हुई पार्लियामेंट की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं ना, इसको और ज़्यादा इस पार्लियामेंट से जान छुड़ाई जाए और वो सारे मामलात किए जाएं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर आलमी सफारतकारी के सारे मामलात भी उन्होंने देखने हैं और इमरान ख़ान को भी उन्होंने रोकना है और सियासत भी उन्होंने ही सीधी करनी है, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है। उल्टा ये कि डिमांड्स हैं, पीपल्स पार्टी कह रही ये ना करो, वो ना करो, फलां ना करो, और नून लीग वाले अपने गुलशर्रे उड़ा रहे हैं वजारतों में। तो वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग ये है कि इनसे निजात हासिल की जाए। अगर इमरान से निजात हासिल करनी है तो इनसे भी करें, क्योंकि ये मिलिट्री के अंदर से भी एक मुतालबा था किसी ज़माने में, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी, कि यार इमरान नू तो तुसी काट देता तो लैके किन्ना नू आए हो। तो ये भी एक सोच है। एक बात है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ के बारे में आज बात की जाए कल के बारे में, तो कई दफ़ा गुमान गुजरता है कि हमने कोई बात हमारे मुंह से निकल गई। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि एक दिन पहले, एक रात पहले हमें नहीं पता होता। हमें से मुराद है मीडिया को भी नहीं पता होता, अगले दिन वो हो जाता है। तो ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हमें पता चल जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो वो हमारे सामने आ जाएगी। उसके होने से पहले ये बात करना कि जी वो ये सोच रहे हैं, जिनकी सोच की वजह से तब्दीली आती है। अब वो जो सोच है, उस सोच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती। वो अपना कंटिजेंसी प्लान जब बनाते हैं ना, तो कंटिजेंसी प्लान में एक चीज़ नहीं होती। कंटिजेंसी प्लान में उनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कर लो, ये ना हुआ तो ये कर लो, ये ना हुआ तो ये कर लो। इस तरह से पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कई दफ़ा होता है कि 2023 है या 2025 है। 2025 में एक चीज़ उनकी सोच में है, 2029 आ गया, वो चीज़ नहीं हुई, या उन्होंने समझा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये हम नहीं करना चाहते, या हमसे हो नहीं सका। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर इमरान ख़ान वज़ीर आज़म है, GHQ में एक फ़ंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें तमाम मीडिया को बुलाया था। मैं GNN का ब्यूरो चीफ था उस इस्लामाबाद में, मुझे ही बुलाया गया। हामिद मीर ने भी GNN ज्वाइन किया हुआ था, हामिद मीर को ही बुलाया गया। इस तरह जितने एंकर थे, बड़े बड़े एंकर थे, सबको बुलाया गया। हमने क्या देखा होगा GHQ में, जब कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तमाम जो पॉलिटिशियन थे ऑपोजिशन के, उनको भी बुलाया गया था। वहाँ हम क्या देख रहे थे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी कि बाहर जो आता था, पॉलिटिशियन आता था, जिसको रिसीव करते थे फौजी, वो भी हमारी आंखों के सामने था कि किसको कैसे रिसीव किया गया। शहबाज शरीफ को ऐसे रिसीव किया गया कि सजाद साहब, आपने पहले भी बताया, ईमान से हमारी हंसी निकल गई कि इस तरह से रिसीव किया जाता है। ये कितनी मरतबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, अंदर ला के उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया। बिलावल भुट्टो को जिस तरह रिसीव किया गया ऑपोजिशन लीडर्स में से, वो हमारे लिए झटके की बात थी। हम आपस में बात कर रहे थे कि हम देख क्या रहे हैं या हमें दिखाया क्या जा रहा है, कि बिलावल भुट्टो को तो ऑलमोस्ट ऐसे रिसीव किया गया जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिसीव किया गया था। अब ये देखें, हम देख रहे थे कि यार ये हमें दिखा रहे हैं ना, पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हैं, हमसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, ये मेरे को मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इमरान खान की छुट्टी हुई तो वज़ीर आज़म कौन बनता है? जिसको कोने में बिठाया हुआ जिसको कोने में बिठाया हुआ था। अब देखें ना, ये कैसी बात है कि पावर दैट भी दिखा कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ हो रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब मैं आपको एक ऐसी मेमोरी शेयर करता हूँ कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था,
तो मैं रावलपिंडी में था और हमारे सामने वाक़या हुआ, किस तरह टीवी पे कब्ज़ा हुआ, किस तरह एयरपोर्ट पे कब्ज़ा हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे एक सीनियर एडिटर थे वहाँ पे, बुज़ुर्ग थे शोरश मलिक साहब। वो बहुत एक्साइटेड थे कि अब एक ऐसी टीम आएगी जो मुल्क को संभालेगी, और जो जनाब ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो मेस किया हुआ है 90s का, उसको वो साफ़ करेगी और मुल्क बहुत तरक्की करेगा। अच्छा, काफ़ी दिन गुजर गए, कैबिनेट अनाउंस नहीं हो रही थी, काफ़ी दिन गुजर गए, और जब कैबिनेट आई तो शोरश मलिक साहब गालियाँ निकाल रहे थे। अच्छा, तसव्वुर क्या था, एक तासुर क्या था? तासुर ये था कि जनाब इतनी इनका होमवर्क है, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ इनकी ऑप्शंस इन्होंने बनाई होती हैं, कोई मुख्तलिफ प्लान्स बनाए होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो। उनका ख्याल था मलिक साहब समेत बहुत सारे लोगों का जो उस वक्त मिलिट्री के उस रूल को वेलकम कर रहे थे, उन सब का ख्याल था कि मिलिट्री हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, इनकी एक रिसर्च है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कीमती लोग, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकते हैं, ऐसी टीम जो कि बहुत मास्टर माइंड लोगों की होगी, वो अब आएगी। और जब आए शौकत अजीज़ साहब, ज़ुबैदा जलाल साहबा और ये वो बाकी सारी टीम, अतिया अनायतुल्ला और बाकी, तो सब मलिक साहब कहने लगे हो ये तो सारे CIA के बंदे इन्होंने ले आए। अच्छा, होता क्या है वहाँ पे, मैंने उन दिनों ये देखा था, मैं जो आपने बात की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से एक्ट करती है, उस वक्त एक साहब थे उन दिनों, तालिबान का जो एक फ़ैशन था, तालिबान की ताकत का एक फ़ैशन था पूरी दुनिया में, अभी 9/11 हुआ नहीं था, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी थी जिनका ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मियाँ नवाज़ शरीफ को हटा के ना एक इस्लामी तर्ज का इनकलाब आएगा, और ये वो इस तरह की बातें बाज़ लोग करते थे जो जहादी नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए थे। तो हमारे एक दोस्त थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मतलब कारोबारी थे इस्लामाबाद में, लेकिन वो जहादी तंजीमों के सेमिनार्स को फ़ंड करते थे। सेमिनार होते थे, मुफ्ती शामज़ई आते थे, हमीद गोल साहब, उनके सेमिनार्स को फ़ंड करते थे। तो वो कहने लगे कि अब वक्त आ गया सजाद साहब कि जितने CIA के लोग हैं ना पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा, और अब ये कौमी नेशनलिस्ट लोग, जो इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट लोग, उनके अरूज का टाइम है ये। लेकिन हुआ क्या कि NGO सेक्टर से 4-5 लोग आ गए, जिनमें संगी के जो थे असगर खान साहब के साहबजादे उमर असगर खान, अतिया अनायतुल्ला, वो भी सिविल सोसाइटी से आ गई, ज़ुबैदा जलाल की एक NGO थी कोयटा में, वो भी आ गई, इस तरह बहुत सारे लोग आ गए। और जो टेक्नोक्रेट्स आए, बाज़ लोग जो कैबिनेट्स में एडवाइज़र्स बने, वो तो सारे, कुछ लोग तो डायरेक्ट अमेरिका से आए थे, और तो वो सारे लोग जो थे ये अपने घर से नहीं निकलते थे बाद में, जो इस्लामी इनकलाब भी थे। और जब फिर 9/11 हो गया और जब चीज़ें बिल्कुल उनके बरक्स चली गई, तो जिस तरीके से हमारी एस्टैब्लिशमेंट सोचती है ना। सब एक बात, मेरी बात, हाँ। एक आपस की बात है, एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम बंदा वोट देता है एक सियासी जमात को, आम बंदे की उम्मीद होती पार्लियामेंट से। जब वो सियासी जमातों को वोट देता है, सियासतदान को वोट देता है, MNA MPA को वोट देता है, तो कोई ना कोई तो उम्मीद होगी जिसकी वजह से वो वोट दे रहा होता है। जब पार्लियामेंट बनती है, जब सियासी क़यादत की हुकूमत होती है मुल्क में, तो कितने मसाइल हल होते हैं उस बंदे के जिसने वोट दिया। पावर्स दैट भी जब आती है ना हुकूमत में, उसको वोट किसी ने नहीं दिया होता। मतलब मैंने वोट नहीं दिया, मैं उम्मीद नहीं करूँगा। मेरी उम्मीदों का कौन मरकज़ होगा? पार्लियामेंट होगी। मेरी उम्मीदों का मरकज़ होगा सियासी जमातें। मेरी उम्मीदों का मरकज़ होगा सियासतदान। जब सियासतदान, सियासी जमातें और पार्लियामेंट होती है, तो एक आम बंदे का क्या होता है? वही सब कुछ हो रहा होता है जो गैर पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में हो रहा होता है। अब जब कभी ये हुआ है कि आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, सियासतदान को स्पेस मिलती है, पार्लियामेंट आती है, तो ये क्यों नहीं वो काम करते जिसकी वजह से ये गिला ख़त्म हो जाए। अब क्या होता है, नवाज शरीफ को एक तरफ रख लें, इमरान खान को एक तरफ रखते हैं। इस एक वक्त में देख लें आप, पिछले कई सालों से देख लो, कितनी गालियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे को।
नहीं नहीं एक के पास पार्लियामेंट थी और दूसरे के पास भी पार्लियामेंट थी, एक की हुकूमत थी दूसरे की भी हुकूमत थी, एक को वोट मिला था दूसरे को भी वोट मिला था। ये क्या कर रहे थे आपस में? दस्तों गरेबान ऐसे जैसे यार एक दूजे का मुंडा मारिया होंदा है, एक दूजे का प्यो मारिया होंदा है। ओ भाई आपने सियासत में रह के इख्तलाफात करने हैं तो इख्तलाफात का तरीका सीख ले कि इख्तलाफात क्या होते हैं। पूरी दुनिया में सियासी जमातें होती हैं। लेकिन खान साहब फिर वही मैं कहूँगा कि जो गालम गलोच है ना, गालम गलोच हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये गालम गलोच जो था ये समझ लें कि आपको याद होगा 90s में यही काम एजेंसियों से करवाया जाता था। एजेंसियां मुख्तलिफ यार एस्टैब्लिशमेंट। शेख रशीद वो बंदा था। हाँ, तो वो शेख रशीद कौन पहला था? बंदा शेख रशीद जो हमसे वोट लेके पार्लियामेंट में गया। देखे मेरी बात सुने, MNA बना। शेख रशीद ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी उस वक्त कौन सी थी? ख़वातीन थी जो इक़्तिदार में थी। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, बेनज़ीर भुट्टो की वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो सीनियर मिनिस्टर। शेख रशीद जलसों में वो बात ज़ुबान इस्तेमाल करता था जो हम जैसा जो रिपोर्टर जो कवरेज कर रहा होता था उसे शर्म आती थी कि यार ये पार्लियामेंटेरियन ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी शेख रशीद अभी रिसेंटली इमरान खान के ज़माने में बिलावल भुट्टो के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करता था? अच्छा खैर, एक बात इमरान खान के दौर में वही शेख रशीद जो नवाज शरीफ के साथ मिल के बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को गालियाँ देता था, वही शेख रशीद इमरान खान की हुकूमत में आके तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली को गाली देता था। हाँ, अब देखें ना, ये इसको आप कोई भी नाम दे दें, मुकाफात अमल कह दें, जो भी कह दें, जो भी कह दें,